हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी। आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ेंगे। आज संडे है तो संडे एक्सप्रेस आता है। इसमें हम लोग यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रेलिवेंट आर्टिकल है वो पढ़ते हैं इस इनिशिएटिव के अंदर। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कल कर्नाटका इलेक्शन का रिजल्ट आया है, तो पूरा पेपर में कर्नाटका इलेक्शन छाया हुआ। तो आप लोग को ये सब चीजों में फंसना नहीं है, ये सब आप देख सकते हो इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है कि कौन कितना वोट जीता, कितना सीट मिला, क्यों जीता, ये सब कहानी कैसे हुआ, क्या हुआ। ये सब एग्जाम के लिए बिल्कुल रिलेवेंट नहीं। पहला आर्टिकल जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो है सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। आपको ये पढ़ना है कि सीबीआई का डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन सी कमेटी करती है, और सीबीआई डायरेक्टर के लिए जो नेम शॉर्टलिस्ट होता है वो शॉर्टलिस्ट कौन सी डिपार्टमेंट करती है, उसमें चीफ विजिलेंस कमीशन का क्या रोल है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या रोल है, लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या रोल है। जैसे आपको पता होगा, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति से पहले क्या होता है, एक सिलेक्शन कमेटी बैठती है जिसको प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं। उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं, चीफ जस्टिस इंडिया भी होते हैं। उनका डिस्कशन कैसे होता है, दे शॉर्टलिस्ट 3 नेम्स फ्रॉम द लिस्ट शेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये कुछ लिस्ट बनाते हैं, उनमें से शॉर्टलिस्ट करते हैं वो नाम डायरेक्टर के, फिर वो नेम सजेस्ट करते हैं अपॉइंटमेंट कमिटीज ऑफ कैबिनेट, जहां पे फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि सीबीआई के चीफ कौन बने। इसमें कुछ कुछ कंडीशंस और होते हैं कि सीबीआई डायरेक्टर जो होता है एटलीस्ट 2 इयर्स का टर्म उसको मिले ताकि वो इफेक्टिवली वर्क कर पाए। ये लास्ट सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में डिस्कशन सामने आया था, जो सीजीआई ने पॉइंट रेस किया था। सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में चीफ विजिलेंस कमीशन के एक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन है, फिर लोकपाल लोकायुक्तों के एक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन है, और फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी है। तो ये सारी चीजें आपको सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए आपको अगर डाउट है तो कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग सेंटर का गूगल कीजिए सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, आपको उसमें डिटेल मिल जाएगा, उससे रीड कीजिए और फ्री हो जाएगी। आज ओपिनियन पेज में एक आर्टिकल देखने लायक बन सकता है आपके लिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो। वो ये है, कॉल फॉर एल्गोरिथमिक जस्टिस फॉर एससीज एंड एसटीज। देखिए, ये आर्टिकल ऐसे एल्गोरिथम्स को डिस्कस कर रहा है जिसके जरिए हम लोग एससी एसटी और अदर कास्ट के प्रति जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रहा है बिकॉज ऑफ द इनबिल्ट डिजाइन, उसको कम कैसे किया जा सकता है, उसको एनिहिलेट कैसे किया जा सकता है, ताकि कास्ट बायस फ्री सिस्टम बने जो कि एससी एसटी कम्युनिटी को नेचुरली एक्सक्लूड ना करे बिकॉज ऑफ द अदर डोमिनेंट फीचर प्रेजेंट ऑन इंटरनेट। आइडिया ये है कि देखिए, अभी हम लोग मेटावर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। मेटावर्स जो है एक बहुत ही एक्सपेंडेड टेक्नोलॉजी है। मेटावर्स जो है एक कन्वर्जेंस है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सटेंडेड रियलिटी और ब्लॉकचेन का। तो ये क्या बहुत सारे पैरामीटर्स एज्यूम करती है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे जो अवेलेबल है, टू अंडरस्टैंड हाउ टू बिहेव। अभी एआई बेस्ड है तो ये बिहेव करना सीखती है, मशीन लर्न करती है कि हाउ सोसाइटी बिहेव्स, हाउ थिंग्स बिहेव टू मेक देयर डिसीजन। अब ऑनलाइन में इतने सारे एड्स है और इतने सारे चीजें हैं, कंटेंट्स है जो कि कास्ट बायस्ड है, जो कास्ट में डिस्क्रिमिनेट करती है। तो अगर मशीन ये लर्न कर लेती है तो उसको हटाना काफी डिफिकल्ट हो जाए। तो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से कैसे हटाया जाए, इसके ऊपर ये आर्टिकल है। इसमें 6 तरीके बताए गए हैं जिसमें हम लोग कास्ट बायस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, फेयरनेस मैट्रिक्स बना सकते हैं और कंस्ट्रेंट्स बना सकते हैं, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर सकते हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी को मीनिंगफुली हम सपोर्ट कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं, और कास्ट को एआई से रिमूव कर सकते हैं। अब ये सारे जो हेडिंग्स है और ये जो कंटेक्चुअल जानकारी है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है। मैं ये पेज ओपिनियन पे शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां जाके इसको रीड कर लीजिए एक बार। ऐसे तो मैं बोलूंगा इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये समझना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कंटेक्चुअल जानकारी अगर आपको होगा, कैसे न्यू एज टेक्नोलॉजी में कास्ट एक रोल प्ले कर सकता है और कैसे ये बायस क्रिएट कर सकता है अगेंस्ट द एससी एसटी कम्युनिटीज इन फ्यूचर, उसको ओवरकम करना बहुत जरूरी है बिकॉज इट इज अ डेवलपिंग चैलेंज। ये करंट डेवलपमेंट के बेस पे एक चैलेंज पैदा हो रहा है, सच में एक एक्सटर्नलिटी है करंट टेक्नोलॉजी का, उसे हमें रिजॉल्व करना। तो ये एक मेजर इशू है, इसको आपको अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस होना चाहिए। कुछ नहीं तो ऐसे में आप इसको डेफिनेटली यूज कर पाओगे, ये मेरा गारंटी है। तो इस तरह से इस आर्टिकल को पढ़ना रिलेवेंट है, तो जरूर पढ़िएगा। अब इकोनॉमी पेज में एक दो ट्रेंड्स अपडेट है, ट्रेंड्स की तरह, ऐसे नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। पहला ये है कि क्रेडिट ग्रोथ मोमेंटम जो है कंट्री में दोबारा आया है। बैंक जो क्रेडिट देती है उसमें 15% इंक्रीमेंट हुआ है, पिछले साल 9.6% था। तो ये पॉजिटिव ट्रेंड है, माने कि लेंडर्स पैसा उठा रहे हैं, माने बिजनेस ग्रो करेगा। आप समझिए, बैंक पैसा दे रही है तो कोई ना कोई ले रहा है, वो ले रहा है तो वो इन्वेस्ट करेगा या खर्चा करेगा। दोनों केस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक बढ़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। अभी जो बिगर बैंक्स है, जो समझती है कि एनबीएफसी जो क्या होती है, बिगर बैंक से पैसा लेके फिर वो लेंड करती है। तो बिगर बैंक चाहती है कि एनबीएफसी को लोग स्ट्रॉन्गर ओवरव्यू रख सके, क्योंकि अगर एनबीएफसी बहुत ही गलत तरीके से लेंड करेगी तो एट द एंड फर्क बिगर बैंक्स को पड़ेगा। तो वो वाला एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप जस्ट कंटेक्चुअल हल्का अवेयरनेस रख सकते हो कि ऐसा कुछ चल रहा है। अभी आईआरडीएआई, ये एक इंश्योरेंस रेगुलेटर है इंडिया के अंदर, जो बोला कि जो मदर सरोगेसी दे रही है, सरोगेसी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही है, उनको सिक्योरिटी और कवर प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। ये हम इंश्योर करें अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत कि सरोगेट मदर जो है उनका आइडेंटिटी कवर्ड रहे, उन प्रोटेक्टेड रहे वो। तो ये जानकारी के संदर्भ में अपडेट है। तो यही खाली आप हेडलाइन ध्यान रख लेंगे ना कि आईआरडीए ऐसा इनिशिएटिव लिया है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू यूज एज अ पॉइंट और एग्जाम्पल
जहां भी ऐसा कोई रेलिवेंट क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि आपने सुना होगा या मैं बता देता हूँ कि इंडिया ने डेवलप किया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि यूपीआई लाइक पेमेंट सिस्टम है, जिसको कंट्रीज यूज कर सकती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने जो कंट्रीज यूज कर सकती है अपने कंट्री में डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए ना बेटर वे। तो अभी संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंटर गवर्नमेंट बॉडी है ये, इसका मीटिंग हुआ था रिसेंटली, जहां पे सारे मेंबर्स ने यूनानिमसली डिसाइड किया कि हम लोग ये डीपीआई को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। तो टेक्नोलॉजी के डेमोक्रेटाइजेशन में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जो इंडिया ने अचीव किया है। तो आपके पास टॉपिक कभी भी आए टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइजेशन का, जिसमें आप ये एग्जांपल डेफिनेटली डाल सकते हो, ये आपके साइंस एंड टेक में और ऐसे में कभी भी आ सकता है, तो आपको इसका अवेयरनेस होना चाहिए। फिर इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। कि किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, तो एससीओ का नाम उसमें आ सकता है, तो एससीओ आप यूज कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए। फिर और प्रीलिम्स के संदर्भ में यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया है जो कि एससीओ से जुड़ी हुई है, जैसे कि फर्स्ट एससीओ में कितने मेंबर स्टेट्स है, कौन कौन से हैं, उनका नाम यहाँ गिवन है। एससीओ में ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन से, उनका नाम गिवन है। फिर एससीओ के 6 डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन से, उनका नाम गिवन है। ये सारा नाम भी आपको याद होना चाहिए। जैसे मेंबर स्टेट्स कौन कौन है, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन से हैं, अफगानिस्तान, बेलारस, ईरान, मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर्स कौन से हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना इंटरनेट पे भी इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। पर आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया एक बार कि इंपॉर्टेंट बात है, पहले से पूछ सकता है। पाम ऑयल और वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्ट जो इंडिया करती है, उससे इंडिया काफी कंसर्न है। बेसिकली इंपोर्ट इंडिया डिपेंडेंट है इस चीज में। तो इंडस्ट्री बॉडी एसईए ने इस डेटा को हाईलाइट किया है कि H1 वेजिटेबल ऑयल जो इंडिया इंपोर्ट करती है, उसका इंपोर्ट 21% बढ़ गया है। तो जो हम लोग कम करना चाह रहे हैं वो कम नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ जा रहा है। हम लोग का 49.09 लाख टन पाम ऑयल इंपोर्ट बढ़ गया है, मतलब इतना तो इंक्रीज हो गया हम लोग का। इंडिया जो है वर्ल्ड का लीडिंग वेजिटेबल ऑयल बायर है। इंडिया मेनली पाम ऑयल इंपोर्ट करता है इंडोनेशिया और मलेशिया से। फर्स्ट 6 मंथ्स में इंडिया ने 81.1 लाख टन वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट किया, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इस कंटेक्स्ट में आपको डेटा ध्यान रहना चाहिए। कभी ऑयल इंपोर्ट के ऊपर सवाल आता है तो उसमें एज अ पॉइंट एग्जांपल आप यूज कर सकते हो डेफिनेटली इस चीज को। या फिर आपको कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट पेश करना है कि इंडिया कितना डिपेंडेंट है ऑयल इंपोर्ट्स पे, उसमें भी इस वाले पॉइंट को आप लिख सकते हो। अब यूएस पे डेब्ट क्राइसिस का लूम चल रहा है, तो G7 ने मीटिंग किया अभी जापान के अंदर। तो G7 ने वार्निंग दिया कि इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो थोड़ा दिक्कतदायक दिख रहा है यूएस के डेब्ट क्राइसिस की वजह से, तो उसमें हम लोग को नेसेसरी मेजर्स लेना पड़ेगा। इस कंटेक्स्ट में आपको ये जानना है कि G7 क्या है। देखिए G7 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रुपिंग है वर्ल्ड में। उसका पॉलिसीज और जो मूवमेंट है वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, क्योंकि सब पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। इसलिए G7 के जो भी मेजर्स वर्ल्ड में लिए जाते हैं, इकोनॉमिक मेजर्स खासकर, उनके बारे में आपको 1 या 2 लर्न एक्सपीरियंस या अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसके बारे में स्टेटमेंट डाल देगा। अगर आप नहीं जानते रहोगे तो आप फिर आंसर नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान रखना बेसिक जरूरी है कि G7 में ऐसा कुछ बातचीत चल रहा है। आपको एक आर्टिकल और बता देता हूँ, ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स। इसमें क्या है कि 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया था एक रूल जिसका नाम है ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022। इसका कोर पर्पस ये था कि हम लोग इंडिया के रिन्यूएबल्स एनर्जी प्रोग्राम को और एक्सलेट करना चाहते थे। इस रूल का कोर पर्पस ये था कि हम लोग जनरेट करें, परचेज करें, कंज्यूम करें ग्रीन एनर्जी, इंक्लूडिंग वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स पे भी हम लोग फोकस करें। ये ऐसे सिंप्लीफाइड प्रोसीजर को प्रमोट करता है, इनेबल करता है, ताकि हम लोग ग्रीन पावर को ओपनली एक्सेस कर सके। तो इस प्रोविजन के तहत गवर्नमेंट ने बताया कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं इस रूल के तहत कि हम लोग एमिशन को 45% कम कर दे, जो कि हम लोग के नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन के इन लाइन है। अब नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको पता होना चाहिए पेरिस एग्रीमेंट क्या है। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हम एवरी कंट्रीज गिव देयर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसको फॉलो करेंगे ताकि हम लोग का वर्ल्ड का जो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर है उसको हम लोग 2 डिग्री से कम रख सके फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल राइस। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है, एनडीसी का मतलब है। तो ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। और प्लस ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स के बारे में ये जो बात हमने डिस्कस किया, आपको हल्का हल्का अवेयरनेस होना चाहिए। इस पे देखिए प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन सकता है फर्स्ट, और सेकंड मेंस में आप उसको यूज कर सकते हो कहीं भी रिन्यूएबल एनर्जी का बात किया गया तो। वर्ल्ड पेज में कोई भी काम का न्यूज दिया सिंपल हटा देते हैं हम लोग। तो बीच में एक इंटरमीडिएट मैं अनाउंसमेंट करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सिंस आज न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, तो मैं सोचा आज का टाइम रेलिवेंट है आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि वी हैव लॉन्च्ड अ मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां मैं और एस्पिरेंट लाइव इंटरेक्ट करेंगे ओवर गूगल मीट, एंड वी विल सॉर्ट आउट एवरी इशू दैट एन एस्पिरेंट इज फेसिंग, एवरी डाउट्स जो एक एस्पिरेंट को फेस हो रहा है अपने प्रिपरेशन में, वीक में एक बार। तो अगर आप लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है तो आज ही ज्वाइन करें या जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि खाली 20 ही बच्चों को मैं इस बार एनरोल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टाइम लिमिटेड है। तो मैं चाहता हूँ खाली क्वालिटी एस्पिरेंट्स जो रियल में चाहते हैं एग्जाम के लिए, सीरियस एग्जाम क्लियर करना, तो वो इस प्रोग्राम से जुड़े और मेरा टाइम और उनका समय इफेक्टिवली यूज हो, ताकि वी कैन एक्चुअली हेल्प देम क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो बस आज के न्यूज़पेपर में ये सब बात रेलिवेंट था। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।